नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की यूनिट सेकंड, जिसका नाम है विलियन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्यूशन। और बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है वो होता क्या है भैया। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए, मान के चलो मेरे पास कोई एक बीकर है और इस बीकर में एक सॉल्यूशन है पानी और चीनी का। इसमें मैंने मिलाया हुआ है चीनी और पानी। तो ये चीनी और पानी का सॉल्यूशन है। तो यहाँ चीनी जो है वो आपकी विलेय होगी, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। और पानी जो है वो आपका सॉल्वेंट होगा, जिसको कि हम विलायक कहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं भैया, विलायक कहते हैं। अब देखिए, जो विलेय होता है इसकी भौतिक अवस्था, यानी चीनी हमारा क्या है, विलेय। तो इसकी भौतिक अवस्था की बात करें तो ये विलयन से अलग होगी। अब विलयन से अलग है, इसका मतलब जो चीनी होती है वो हमारी कैसी होती है भैया, ठोस होती है। विलायक जो है इसकी अवस्था विलयन के समान भी हो सकती है और विलयन के समान ही होती है। एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, यदि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था यदि समान है, दोनों की भौतिक अवस्था कैसी है, यदि समान है, तो जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा उसको हम कहेंगे विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम कहेंगे विलायक। उसको हम क्या कह देंगे भैया, विलायक। तो कहने का मतलब, यदि किसी विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है, यदि किसी विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, विलेयता। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी? देखिए, 1 लीटर संतृप्त विलयन में, 1 लीटर संतृप्त विलयन में घुले हुए, 1 लीटर संतृप्त विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों को, घुले हुए विलेय के मोलों को क्या कहते हैं भैया, विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में क्या हो भैया, जो 100 ग्राम विलायक में क्या होती है, घुली हुई होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, विलेयता कह देते हैं। तो ये बात हो गई डेफिनेशन किसकी, विलेयता। और विलेयता की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, तो सांद्रता की यदि बात की जाए तो विलेय की वह मात्रा जो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हो। क्या डेफिनेशन होगी सांद्रता की, विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो विलायक या
विलयन, जो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हो, निश्चित मात्रा में घुली हो, क्या कहलाती है भैया? सांद्रता कहलाती है। अब देखिए जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम दूरी को किस में मापते हैं? किलोमीटर में या मीटर में। इसी तरह जो सांद्रता है उसकी भी कुछ इकाइयाँ होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें बात करनी है सांद्रता की इकाइयाँ। सांद्रता की इकाइयाँ, देखिए भैया सांद्रता की इकाइयों की अगर मैं बात करूँ तो सांद्रता को हम मोलरता के फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, सांद्रता को हम मोललता की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, सांद्रता को हम भार प्रतिशत की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, भार प्रतिशत, यानी कि सांद्रता को हम भार आयतन की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, सांद्रता को हम आयतन परसेंट की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, सांद्रता को हम पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, सांद्रता को हम पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, सांद्रता को हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। ये है हमारे पास सांद्रता की कुछ यूनिट, सांद्रता की कुछ इकाई। अब देखिए बात करते हैं विलयन की, कि यदि किसी विलायक में विलेय को मिलाया जाता है, यदि किसी विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है? विलयन। आपका जो विलेय है वो सॉलिड हो सकता है, आपका विलेय लिक्विड हो सकता है, आपका विलेय गैस हो सकता है। अगर हम बात करें विलायक की तो विलायक आपका सॉलिड हो सकता है, आपका विलायक लिक्विड हो सकता है, आपका विलायक गैस हो सकता है। यदि सॉलिड को सॉलिड में, यदि सॉलिड को सॉलिड में, यदि सॉलिड को लिक्विड में, यदि सॉलिड को गैस में मिलाया जाता है तो हमारे पास टोटल 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। यदि लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में मिलाया जाता है तो हमारे पास 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। यदि गैस को लिक्विड में, गैस को सॉलिड में और गैस को गैस में मिलाया जाता है तो भी हमारे पास 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस तरह से मेरे पास टोटल 9 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिनमें से 3 आर इम्पोर्टेंट, जिनमें 3 कैसे हैं आपके इम्पोर्टेंट। वट 3 आर इम्पोर्टेंट, 3 कैसे हैं भैया आपके इम्पोर्टेंट। पहला है आपका गैस इन लिक्विड, फर्स्ट है गैस इन लिक्विड, सेकंड है हमारा सॉलिड इन लिक्विड और थर्ड है हमारा लिक्विड इन। ये 3 तरह के जो कॉम्बिनेशन है, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया गैसों का द्रव में विलयन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट गैसों का द्रव में विलयन। गैसों का द्रव में विलयन, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं भैया क्या? गैसों का द्रव में विलयन। ठीक है, गैसों के द्रव में विलयन की बात करें तो यहाँ पे जो गैस है ये हमारी विलेय है
और जो द्रव है वो विलायक होगा। जो द्रव है वो क्या होगा भैया, आपका विलायक होगा। गैसों का द्रव में घुलना द्रवों के द्वारा गैसों का अधिशोषण भी कहलाता है। भाई जब भी हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो एक तरह से जो गैस है उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। इसलिए हम गैसों का द्रव में घुलना जो है उसको गैसों का द्रव में अधिशोषण भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ गैसों का द्रव में घुलना क्या कहलाता है, गैसों का द्रव में घुलना गैसों का द्रव में अधिशोषण भी कहलाता है। गैसों का द्रव में अधिशोषण भी कहलाता है। ठीक है भैया, तो हम कह सकते हैं अतः गैसों का द्रव में या गैसों की द्रव में विलेयताओं को गैस के अधिशोषण की मात्रा भी कहते हैं। ठीक है, अब जब भी किसी गैस को द्रव में घोला जाएगा तो वो उसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी एक तरह से, और जब डिसॉल्व होगी इसका मतलब वहाँ उसका क्या होगा, अधिशोषण होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें बात करनी है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो 3 कारक हैं जो कि गैसों की द्रव में विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दाब, दूसरा है हमारा तापमान, और तीसरा है हमारा विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखें कि तापमान या दाब के द्वारा किस तरह से गैसों की जो विलयन में विलेयता है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। देखिए भैया अगर मैं बात करूं दाब की, तो मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में विलायक है जल, और जो हमारी विलेय है वो है CO2 गैस। कौन सी गैस है, CO2 गैस। और यहाँ इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन। अब देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर से प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज, प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ भैया, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ ये गैस पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी इस जल में विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान की अगर मैं बात करूं तो देखिए भैया क्या होता है, जब भी किसी गैस को द्रव में डिसॉल्व किया जाता है तो आपका बन रहा है विलयन, और विलयन बनने के साथ ही क्या निकल रही है, ऊष्मा। क्या निकल रही है भैया, ऊष्मा। अतः हम कह सकते हैं कि गैसों का द्रव में घुलना, गैसों का द्रव में घुलना कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी कि जब भी आप गैस को द्रव में घोल रहे हो तो एनर्जी निकल रही है। अब आप यदि किसी विलयन का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं गैस की विलेयता इज प्रोपोर्शनल 1 टेम्परेचर। यानी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। ये 2 फैक्टर्स की हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसों की या
विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति की यदि बात करें तो हमें पता है समान समान को घोलता है। आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा, समान समान को घोलता है, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ ध्रुवीय गैस हैं और कुछ ध्रुवीय विलायक हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अध्रुवीय गैस हैं और अध्रुवीय विलायक हैं। जैसे मैं बात करूँ ध्रुवीय गैस, अगर मैं बात करता हूँ भैया ध्रुवीय गैस, तो ध्रुवीय गैस की अगर बात की जाए तो हमारे पास ध्रुवीय गैस का एग्जाम्पल है NH3, H2S, NO2, SO2। और ध्रुवीय विलायक की यदि बात करूँ, ध्रुवीय विलायक की यदि बात करूँ तो हमारे पास ध्रुवीय विलायक है आपका H2O, NH3 लिक्विड, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ध्रुवीय विलायक। तो यहाँ देखो गैस भी कैसी है, ध्रुवीय, और विलायक भी कैसा है, ध्रुवीय। इसका मतलब जब हम ध्रुवीय गैस को ध्रुवीय विलायक में मिलाएंगे तो आपकी गैस की द्रव्य जो विलेयता है वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा हमारे पास अध्रुवीय गैस है, CO2 है। अध्रुवीय गैस में आपका CH4 है, H2 है, O2 है। तो ये आपकी कैसी गैस है भैया, अध्रुवीय गैस है। इन अध्रुवीय गैस को यदि अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, C6H6 आपका ईथर, इन विलायक में यदि डिसॉल्व किया जाए तो इन गैस की इन विलायकों में विलेयता कैसी होगी, अच्छी होगी, क्योंकि थर्ड रूल क्या कहता है, समान समान को घोलता है। ये बात हुई हमारी किसकी, कि भैया गैसों की द्रव्य विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब देखिए गैसों की द्रव्य विलेयता के लिए कुछ नियम दिए गए थे, कुछ रूल्स आए थे। उन रूल्स में सबसे पहला जो नियम था वो है आपका हेनरी का नियम। कौन सा था, हेनरी का नियम। फर्स्ट नियम कौन सा है, हेनरी का नियम। पहला नियम कौन सा है भैया, हेनरी का नियम। भैया हेनरी ने अपने 2 स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें से स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, हेनरी का जो स्टेटमेंट फर्स्ट था वो ये था कि भैया स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या था पहला स्टेटमेंट, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में जो गैस की मात्रा घुली हुई है वो गैस की जो मात्रा है उस द्रव की सतह पर गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती। जो गैस उस द्रव की सतह पर दाब लगा रहा है उस दाब के क्या होगी, वो मात्रा समानुपाती। यानी कि मैं कह सकता हूँ M इज़ प्रोपोर्शनल टू P, M इज़ प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ M क्या है भैया, M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। M क्या है यहाँ, घुली हुई गैस की मात्रा, और आपका P क्या है, गैस का दाब। यदि मैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, M इज इक्वस टू Kp। K क्या है यहाँ, K क्या है भैया आपका, यहाँ K जो है वो है आपका हेनरी नियतांक। K क्या है भैया हमारा यहाँ पे, हेनरी नियतांक। यदि मैं यहाँ M और P के बीच ग्राफ खींचूं, यानी कि गैस की घुली हुई मात्रा M और गैस के दाब P के बीच यदि ग्राफ खींचूं तो आपको पता है y इज इक्वस टू mx। इक्वेशन मैथ में आप पढ़ते हो, ग्राफ कैसा आएगा हमारा, ग्राफ कुछ आएगा इस तरह से।
नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेटमेंट नंबर सेकंड। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, स्टेटमेंट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड कहता है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर गैस का दाब उस द्रव में घुली हुई गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि आपका टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो किसी द्रव की सतह पर गैस का जो दाब लग रहा है, वो गैस का जो दाब है वो किसके समानुपाती होगा, उस गैस की मोल भिन्न के क्या होगा भैया, वो समानुपाती होगा। अब आपको पता है मोल भिन्न आप जानते हो, यदि मैं यहाँ से समानुपाती का साइन हटाऊं तो मेरे पास आ जाएगा KH X गैस। और आप जानते हो मोल भिन्न बराबर क्या होता है, X गैस, नंबर ऑफ मोल गैस प्लस नंबर ऑफ मोल लिक्विड। ये मोल फ्रैक्शन का हमारे पास क्या है भैया, फॉर्मूला है। यहाँ पे N क्या है, गैस के मोल है, ये N क्या है, गैस के मोल, और यहाँ N क्या है, लिक्विड के मोल। क्या है भैया, लिक्विड के मोल है। अब देखिए मैं इसको आगे फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा P गैस इज इक्वस टू KH इंटू N गैस अपॉन में N गैस प्लस N लिक्विड। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई स्टेटमेंट नंबर सेकंड से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट KH के लक्षण। KH के लक्षण या KH की डेफिनेशन, ठीक है ना। यहाँ से हम निकालते हैं कि KH की डेफिनेशन क्या होगी, KH क्या होता है। तो भैया अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए को यदि मैं देखूँ, इक्वेशन नंबर ए में हमारे पास ये क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। और मोल भिन्न को मैं क्या लिख सकता हूँ, P गैस इज इक्वस टू KH X गैस। यदि मुझे यहाँ KH देखना है तो KH इज इक्वस टू यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, P गैस अपॉन में X गैस। क्या कर दिया मैंने इसको, P गैस अपॉन में X गैस। यहाँ मैंने माना कि भैया हमारा जो प्रेशर है वो कितना है, 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट। तो KH इज इक्वस टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में X गैस। आपको पता है मोल भिन्न कैसी होती है, यूनिटलेस। मोल भिन्न कैसा होती है भैया, यूनिटलेस। तो देखिए यहाँ से इस KH की डेफिनेशन क्या निकल के आई, यहाँ से हम KH की डेफिनेशन कह सकते हैं कि इकाई दाब पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मोल भिन्न, इस पर इकाई दाब पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मोल भिन्न का व्युत्क्रम KH या हेनरी नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, KH या हेनरी नियतांक कहलाता है, या हेनरी नियतांक के तुल्य होगा। ये हमारे पास क्या आ गई, हेनरी नियतांक की डेफिनेशन। अब हम यहाँ से हेनरी नियतांक की इकाई भी निकाल लेते हैं। यदि हम देखें तो KH इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
पी गैस अपॉन में एक्स गैस। हमें पता है यहाँ ये मोल भिन्न जो है वो कैसी है, यूनिटलेस है भैया, ये कैसी है आपकी, यूनिटलेस है। जबकि आपको पता है प्रेशर जो होता है इसकी यूनिट क्या हो सकती है, एटमॉस्फेयर, टॉर और पास्कल। इसका मतलब केएच की यूनिट भी आपकी ये तीनों ही हो जाएंगी। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। समान गैस के लिए भिन्न भिन्न विलायकों में, समान गैस के लिए, गैस कैसी है, समान, समान गैस के लिए भिन्न भिन्न विलायकों में, भिन्न भिन्न विलायकों में आपका हेनरी नियतांक भी कैसा होगा, अलग अलग। कैसा होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। यदि गैस समान है और विलायक कैसे हैं, अलग अलग, तो आपका हेनरी नियतांक भी कैसा होगा, अलग अलग। इसी तरह यदि आपकी गैस कैसी है भैया, अलग अलग, गैस कैसी हैं, अलग अलग या भिन्न भिन्न, और विलायक कैसे हैं, समान, तो भी आपका केएच कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। केएच कैसा होगा आपका, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो केएच दाब से प्रभावित नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। केएच दाब से प्रभावित नहीं होता है। केएच जो है ये आपका दाब से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है। ये हमने बात करी किसकी, कि भैया 9 कॉम्बिनेशन थे, जिनमें से हमें कितने कॉम्बिनेशन डिस्कस करने थे, उनमें से हमें आपको लगभग 3 कॉम्बिनेशंस को क्या करना था, डिस्कस करना था। उसमें हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखा था गैसों की द्रव्य विलेयता। तो उसमें हमने गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस किए। उसके बाद गैसों की द्रव्य विलेयता के लिए कुछ लॉज बताए गए थे, कुछ नियम बताए गए थे, उन नियमों को हमने डिस्कस किया। अब देखिए इन रूल्स पर डिपेंडेंट या इन रूल्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाता है। जल में प्रवाहित किया जाता है। कितने पर किया जा रहा है भैया, 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाता है। 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन घुलेगी, कितने मिलीमोल नाइट्रोजन घुलेगी यदि जल के ऊपर नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार हो एवं KH बराबर 74.48 हो। ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको देखना है कि 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन आपकी डिसॉल्व होगी। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और अभी हम पढ़ के आए हैं सेकंड स्टेटमेंट ऑफ हेनरी। तो सेकंड स्टेटमेंट, इसका आपको आंसर, फाइनल आंसर आपको निकाल के देना है। सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ। नियम के आधार पर आपको इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, या आप फाइनल आंसर निकालोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि इसका आंसर आपका कितना
आया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 0.716 मिलीमोल। कितना आ जाएगा? मिलीमोल, 0.76 मिलीमोल, ठीक है ना, मिलीमोल, इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए बात करते हैं आगे। हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम हेनरी नियम से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। गैसों की जो द्रव्य विलेयता है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द्रव का द्रव में विलयन। देखिए हेनरी नियम की सीमाओं की यदि मैं बात करूँ, हेनरी नियम की सीमा, हेनरी नियम की सीमाएं या लिमिटेशंस हमें जिन्हें कहते हैं। लिमिटेशंस की यदि मैं बात करूं तो देखो हेनरी नियम जो है वो गैसों की द्रव में अल्प विलेयता के लिए मान्य होता है। किसके लिए मान्य है ये? गैसों की द्रव में अल्प विलेयता के लिए। इसके लिए मान्य है ये? गैसों की द्रव में अल्प विलेयता के लिए ये मान्य होता है। अतः इसके लिए कुछ नियम है, कुछ लिमिटेशंस है कि भैया एक तो दाब कम होना चाहिए। दाब कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, गैस के अणुओं का द्रव में, जो गैस के अणु हैं जिनको हम डिसॉल्व करेंगे उनका द्रव में या तो वियोजन और संयोजन, वियोजन और संयोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 14 पॉइंट है, गैस और द्रव दोनों के अणुओं के मध्य रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। 5वां है हमारा, गैस द्रव में बहुत अधिक विलेय या गैस की द्रव में बहुत अधिक विलेयता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है, जल में किस गैस के लिए हेनरी नियम मान्य नहीं है? जल में किस गैस के लिए हेनरी नियम मान्य नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सेकंड है आपका CO2, ऑप्शन थर्ड है आपका HCl और ऑप्शन 4 है आपका नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो बताइए क्यों? देखिए भैया इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा HCl। HCl क्यों है? क्योंकि जब भी आप HCl को जल के अंदर डिसॉल्व करोगे, घोलोगे, तो ये आपकी किस में ब्रेक हो जाएगी? H+Cl- में, और क्या बनेगा? H3O+ Cl-। इसका मतलब ये जो गैस है HCl, इसके लिए हेनरी नियम मान्य नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात हुई हमारी किसकी? गैसों की द्रव में विलेयता की। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्रव में द्रव का विलयन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।